हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट मैसूर। यहां से यूपीएससी काफी बार क्वेश्चन पूछेगा और इन फ्यूचर भी पूछेगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करवा दूंगा। स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं पहले आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। ओरिजिनली पार्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, जो मैसूर डायनेस्टी हुआ करती थी वो पहले पार्ट हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर की। बट आफ्टर 1565 एक लड़ाई होती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ तलाईकोटा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बैटल ऑफ तलाईकोटा। तो विजयनगर डिक्लाइन होता है और मैसूर बिकम द सेमी इंडिपेंडेंट। अभी भी पूरा आजाद नहीं होता लेकिन कुछ हद तक आजाद हो जाता है। लेटर केम नॉर्मली अंडर द मुगल एम्पायर के अंडर ही आता है औरंगजेब के टाइम के। लेकिन बाद में आप जानते हो औरंगजेब की डेथ के बाद जब लेटर मुगल्स आते हैं, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, तो उसका जितने भी सेमी इंडिपेंडेंट थे एंड जो डिपेंडेंट थे वो सब लोग इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। 18th सेंचुरी मैसूर इमर्ज एज ए पावरफुल रीजनल स्टेट। तो समझ गए, जैसे बाकी भी हुए थे तो वैसे ये भी आजाद हो जाता है। कौन? मैसूर। समझ गए स्टूडेंट? अब मैसूर में कौन सी डायनेस्टी रूल करती है? वडिया डायनेस्टी। कौन रूल करती है स्टूडेंट? वडिया डायनेस्टी। वडियार रूल फ्रॉम द 1612 ऑनवर्ड्स। इंपोर्टेंट रूलर कौन थे? चिक्का कृष्णराज वडियार। कौन थे? चिक्का कृष्णराज वडियार 1734 से 1766 तक। और उनके दो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, एक का नाम था नंजराज जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, और एक थे देवराज, ये आर्मी ऑफिसर। देखो बेसिकली राजा तो चिक्का कृष्णराज थे, लेकिन रियल में चलाता कौन था पूरे वडिया डायनेस्टी को, मैसूर को कौन कंट्रोल करता था? नंजराज और देवराज। तो नंदराज कौन थे? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। और देवराज कौन थे? आर्मी, जो आर्मी को कंट्रोल करते थे। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए आगे। यहीं से स्टार्ट होता है हैदर अली की कहानी स्टूडेंट। तो हैदर अली कब बोर्न हुए थे? 1721 में। ये देखिए स्टूडेंट, रोज थ्रू द मैसूर आर्मी बिकम मिलिट्री हेड थे। 1716 में इनको क्या बना दिया गया था? मिलिट्री हेड। किसका? मैसूर आर्मी का मिलिट्री हेड बन जाते हैं हैदर अली। धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि नंदराज को हटा देते हैं रास्ते से और डिफेक्टो रूलर बन जाते हैं। डिफेक्टो रूलर क्या होते हैं? किंग मेकर। एक तरह से बोल सकते हैं कि राजा तो कोई और है लेकिन पावर, असली पावर किसके हाथ में है? वो तो किसके हाथ में आ गई थी? वो पावर हैदर अली के हाथ में आ गई थी स्टूडेंट। अब धीरे धीरे मैसूर को एक्सपेंड करने की स्टार्टिंग होती है यहाँ से 1761 से 63 के बीच में। सेवरल रीजन को सप्रेस करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो सारे रीजन को जीतते, कॉन्कर करते हैं और साथ में पॉलीगार्ड्स को सप्रेस करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये पॉलीगार्ड्स कौन थे? तो पहले मैं आपको पॉलीगार्ड्स के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा वो कर दूं। हाँ, पॉलीगार्ड्स कौन हुआ करते थे? हु वर द पॉलीगार्ड्स? ओरिजिनली पार्ट ऑफ द विजयनगर और द फ्यूडल मिलिट्री चीफ इन साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया बोल सकते हैं, केरला साइड में, वहां पे ये फ्यूडल मिलिट्री चीफ हुआ करते थे। किसके अंडर आते थे? विजयनगर एम्पायर के अंडर आते थे। पर्टिकुलर इन तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र रीजन, या केरला भी इसमें नोट कर लेना स्टूडेंट, खासकर केरला की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। रोल क्या था पोलिकार का? ये खुद की आर्मी को मेंटेन करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, पलायन मतलब जो और लोग रहते थे वहां पे, वहां का लॉ को और ऑर्डर को मेंटेन करना, मिलिट्री सपोर्ट देना राजा को जब जरूरत। जैसे मान लो विजयनगर एम्पायर पे किसी ने हमला कर दिया तो ये अपनी मिलिट्री पहुंचाते थे वहां तक। तो समझ गए, अपनी आर्मी होती थी, रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को संभालते थे और साथ में मिलिट्री सपोर्ट देते थे जब राजा को जरूरत होती थी। तो किसके अंडर आते थे? ये विजयनगर एम्पायर के अंडर आते थे स्टूडेंट। पोलिगर्स वर अपॉइंटेड बाय द विजयनगर रूलर टू एडमिनिस्टर कंट्रोल रीजन। समझ गए स्टूडेंट? आगे देखिए। अब इनका कॉन्फ्लिक्ट मैसूर के साथ और ब्रिटिश के साथ से है। पोलिगर रेसिस्ट द एक्सपेंशन ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। अब हुआ क्या? जैसे हैदर अली राजा बनता है तो क्या करता है कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। तो वो पॉलीगार्ड्स की टेरिटरी में आ जाता है और पॉलीगार्ड्स को ये चीज पसंद नहीं आती तो वो रेसिस्ट करते हैं। तो इनके आपस में लड़ाई होती है। कौन? और ब्रिटिश के साथ भी यही चीज होती है उनकी। तो पॉलीगार्ड्स वार भी देखने को मिलते हैं 1790 से 1805। इतना तो नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पॉलीगार्ड्स कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो समझ गए, ये एक्सपेंशन करता है तो कॉन्कर्ड सेवरल रीजन एंड सप्रेस पॉलीगार्ड्स को भी सप्रेस करता है। उसके अलावा बिदनूर, केनारा, मालाबार जैसी कोस्ट को भी ले लेता है, गेन एक्सेस ले लेता है वेस्टर्न कोस्ट और पोर्ट्स। आप जानते हो ये जितने भी कोस्टल एरिया है वहां पे पोर्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। और ट्रेड पर्पज से भी देख सकते हैं, या हथियार हथियार जो दूसरी कंट्री से आते थे उनके पर्पज में भी देखा जा सकता है। फिर उसी से क्या होती है, इनकी नेवल कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पोर्ट्स ले लिए थे ना, मालाबार जैसे। कॉन्फ्लिक्ट विद द रीजनल पावर। अब रीजनल पावर से इनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट। किसका? मैसूर का। किसके टाइम की बात हो रही है? हैदर अली के टाइम की बात हो रही है।
तो मराठा से लड़ाई होती है इनकी। कर्नाटिक जो आरकोट के नवाब थे, जिनको आपने पिछली क्लास में मैंने सब पढ़ाया ना, बंगाल की कहानी आपको, या फिर फ्रेंच के टाइम में आपने देखा होगा उस कहानी में, कर्नाटिक वॉर ऑफ फ्रेंच पढ़ाई है आपको, तीनों कर्नाटिक वॉर पढ़ाई है, तो उनसे भी कंटिन्यूस लड़ाई होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, मिलिट्री को मॉडर्नाइज करते हैं लोग फ्रेंच ऑफिसर की मदद से, और फ्रेंच फैक्ट्री भी डालते हैं अपनी जगह दिंदुगल में, याद रखना, मैसूर के ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए। मैसूर ऑफिसर्स को कहां पे डालते हैं, फैक्ट्री दिंडुगल, ये याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि फ्रेंच ने एक फैक्ट्री डाली थी मैसूर में, कौन सी जगह पे डाली थी, दिंदुगल। समझ गए स्टूडेंट? चलिए आगे। अब स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टार्ट हो रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट, ये एंग्लो मैसूर वॉर। तो टोटल कितनी एंग्लो मैसूर वॉर हुई है, टोटल 4 हुई है। कितनी हुई है स्टूडेंट? 4 हुई है। तो आपको देखो, एक तो डेट याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कब से कब तक हुई है, रीजन, एक इंस्टेंट रीजन याद रखना है कि किस कारण स्टार्ट हुई, दूसरी फिर कौन सी ट्रीटी हुई, और एक रिजल्ट। ये 4 चीजें आपको इस टॉपिक में पढ़नी है। तो आपको ये सारी एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, 4 की 4। डेट क्या है, रीजन क्या था, ट्रीटी क्या हुई यार, रिजल्ट क्या निकला। समझ गए स्टूडेंट? तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली एंग्लो मैसूर वॉर देखिए स्टूडेंट, तो कब होती है ये, 1767 से लेके 1769 तक। कब होती है स्टूडेंट? 1767 से लेके 66 भी बोल देते हैं, लेकिन लगभग इसी टाइम पीरियड में हुई थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब सबसे इमीडिएट रीजन क्या था इस लड़ाई का होने का, तो देखिए क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजाम ट्रीटी कर ली थी, किसके साथ, निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ। ये वो ब्रिटिश के साथ मिल गए थे, किसके खिलाफ, मैसूर के खिलाफ। मान लो यहाँ पे मैसूर है, तो यहाँ पे कौन कौन हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस निजाम ऑफ हैदराबाद। समझ गए स्टूडेंट? तो ईस्ट इंडिया कंपनी निजाम ने ट्रीटी कर ली थी, निजाम ऑफ हैदराबाद अगेंस्ट मैसूर। साथ में ब्रिटिश ने क्या किया था, मराठा को भी अपने साइड ले आए थे। किसको ले आए थे, मराठा को भी अपने साइड ले आए थे, कौन, ब्रिटिश। और कर्नाटिक को भी अपने साइड सपोर्ट में तो थे ब्रिटिश के। तो यहाँ पे 3 साइड से अटैक करने की सोची थी, किसकी साइड, एक साइड से निजाम आएंगे हैदराबाद से, एक साइड से मराठा आएंगे, और एक साइड से कर्नाटिक आरकोट के नवाब। तो समझ गए? तो अंग्रेजों ने क्या सोचा था कि मैसूर पे अटैक कहां से करना है, एक साइड से निजाम, इधर से निजाम, इधर से मराठा, और इधर से कौन आएगा, नवाब ऑफ कर्नाटिक। और ब्रिटिश इनका साथ देगा, और यहाँ पे बेचारा कौन फंस जाएगा, अकेला। कौन फंसेगा बताओ बच्चों, हैदर अली अकेला फंस जाएगा। तो ये रीजन था। लेकिन हैदर ने अपनी डिप्लोमेसी खेली थी स्टूडेंट, वो क्या करता है, मराठा को अपने साइड ले आता है, तो ये वाला खत्म, खतरा ये खत्म हो गया। लेटर बोर्ड निजाम आल्सो दिस साइड, अब निजाम को भी अपने साइड, अब ये दोनों जो अटैक करने थे, अब ये किसके साइड हो गए, ये मैसूर के साथ हो गए स्टूडेंट। कौन कौन, मराठा और निजाम किसका साइड हो गए, मैसूर के साथ। तो ब्रिटिश क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया। अप्रैल 1769 हैदर अली सडनली रीच मद्रास। अब वो क्या करता है, हैदर अली कहां पहुंच जाता है, मद्रास। मद्रास कहां पे, वहीं पे कर्नाटक में। फोर्स ब्रिटिश इनटू ह्यूमिलेटेड। अब यहां से ब्रिटिशर हार मान लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर को बताता अब हम जीत नहीं सकते हैं। तो हार मानने के बाद क्या होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो समझ गए कि कब से कब तक हुई थी, 1767 से 69 तक। किस कारण हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश ने तीनों को अपने साइड कर लिया था। तो यहाँ पे वो हैदर अली ने अपना गेम खेला, उन दोनों को, निजाम को और मराठा को अपने साइड किया, और फिर फाइनली एक ट्रीटी होती है जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो याद रखना इसके रिटर्न ऑफ कैप्चर टेरिटरी टू मैसूर, मैसूर से जो भी जगह छीनी गई थी वो वापस दे दी गई। म्यूचुअल डिफेंसिव अलायंस, ये दोनों ने एक दूसरे को वादा करता है कि अगर कोई भी तीसरी पार्टी हम पे अटैक करेगी, अगर मान लो ब्रिटिश पे अटैक करेगी तो मैसूर साथ देगा, और मैसूर पे कोई तीसरी पार्टी अटैक करेगी तो ब्रिटिश को साथ देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं म्यूचुअल डिफेंसिव अलायंस। बोथ पार्टीज मस्ट हेल्प ईच अदर इफ अटैक बाय ए थर्ड पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेक्टेड टू असिस्ट मैसूर अगेंस्ट मराठा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये था कि असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी, अगर कभी मराठा इन फ्यूचर उन पे हमला करते हैं तो। समझ गए? बट क्या हुआ, पीरियड बिटवीन द वार 1770 से 80 के बीच में क्या हुआ, 1771 में इन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रीटी को तोड़ दिया। तो हुआ क्या, मराठा ने मैसूर पे अटैक कर दिया। किसने कर दिया, मराठा ने मैसूर पे अटैक कर दिया। हैदर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प मांगी वहां पे,
ट्रीटी ऑफ मद्रास के अकॉर्डिंग हैदर आस्क ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर हेल्प अंडर ट्रीटी ऑफ मद्रास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, रिफ्यूज, मना कर दिया। तो इसी को बोला गया 1771 में इन्होंने ट्रीटी को तोड़ दिया, क्योंकि ये ब्रोक द डिफेंसिव अलायंस को तोड़ दिया ना यहाँ पे। तो उससे आगे क्या होगा, कहीं ना कहीं अब सेकंड मैसूर वॉर स्टार्ट होने की वो होगी रीजन। अब यहीं पे देखिए फ्रेंच कनेक्शन भी निकल के आते हैं कि हैदर sought फ्रेंच सपोर्ट आफ्टर ब्रिटिश विट्रायल। हैदर ने भी फ्रेंच का सपोर्ट लेने, जब ब्रिटिश ने उनको धोखा दे दिया तो हैदर ने किसकी मदद ली, फ्रेंच की। अपनी आर्मी को है ना फ्रेंच असिस्टेंट की मदद से, मतलब फ्रेंच ने मदद करी उनकी आर्मी को मॉडर्नाइज करने में। किसने मदद करी, फ्रेंच ने। किसको, मैसूर को। और इन्होंने क्या किया, जो मालाबार कोस्ट पे एक पोर्ट हुआ करता था जिसका नाम था माहे पोर्ट, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। एक है ना, एक इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ कर लिया, फ्रेंच के अंडर अंडर आता था ये। इसके अंडर आता था, फ्रेंच के अंडर। अब उसी टाइम पे क्या हो रहा था ना, उस टाइम पीरियड में 1776 में अमेरिकन में रेवोल्यूशन, मतलब अमेरिका में लड़ाई चल रही थी, जिसमें फ्रांस किसको सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। और किससे लड़ाई चल रही थी अमेरिका की, ब्रिटेन से। इसलिए इंडिया में भी यही चीज हुई कि फ्रांस किसका सपोर्ट कर रहा है, मैसूर का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले तो चिढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका में जहां फ्रांस अमेरिका की मदद कर रहा है ब्रिटेन के खिलाफ, और फ्रांस यहाँ पे मैसूर की मदद कर रहा है, तो इनके बीच में तो आपस में लड़ाई होनी है ही। तो ब्रिटिश प्रोवोक हो गए, क्या हो गए। तो इसी बात पे 1718 में इमीडिएट कोच क्या है, वेरन हेस्टिंग ने माहे को कैप्चर कर लिया। माहे जो पोर्ट था ना इनका, उसको कैप्चर कर लिया किसने, वेरन हेस्टिंग ने। अब आप जानते हो, मैंने बताया था आपको, याद रखना है कि अगर कोई पूछे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुआ, तो आपको रीजन लिखना है कि भैया पूरी कहानी। अगर मेंस में तो लिख सकते हो आप, लेकिन प्रीलिम्स में तो वो इमीडिएट कोच पूछ सकता है। तो इमीडिएट कोच में आप क्या लिखोगे कि वेरन हेस्टिंग ने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था माहे पोर्ट को। अब हैदर के लिए इंपॉर्टेंट था, ये हैदर अली नहीं आएगा इंपॉर्टेंट, तो माहे आएगा यहाँ पे। स्टूडेंट ठीक कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे सब सप्लाईज देते थे, बुरी सप्लाई होती थी, फ्रेंच मिलिट्री सपोर्ट मिलता था, और ट्रेड रूट सबसे इंपॉर्टेंट। तो हैदर अली सो डायरेक्ट अटैक ऑन मैसूर। तो हैदर अली को ने देखा कि भैया तो हमारे मैसूर पे डायरेक्ट अटैक है। उससे रिजल्ट क्या हुआ, दिस ग्रोइंग द हॉस्टिलिटी एंड ब्रीच ऑफ मद्रास ट्रीटी डायरेक्टली लीड टू सेकंड एंग्लो मैसूर। और ये स्टूडेंट ये चीज बताई मैंने आपको, समझ में आया आपको। चलिए स्टूडेंट आगे। अब देखिए, तो मैंने यही बताया था इमीडिएट कोच क्या था, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का। ग्रोइंग टेंशन ड्यू टू ब्रिटिश कैप्चर ऑफ माहे। माहे को कैप्चर कर लेते हैं। बाय जुलाई 1780 फुल वॉर बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर ब्रोक आउट। तो याद रखना सेकंड एंग्लो वॉर कब से, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक है, 1780 से 84 तक। रीजन क्या था, वेरन हेस्टिंग ने क्या कंट्रोल कर लिया था, माहे को। समझ गए। मेजर इवेंट ऑफ हैदर अली लॉन्च द अटैक ऑन आरकोट। तो उसने हैदर अली ने क्या किया, कर्नाटक पे अटैक कर दिया। फॉर्मेशन ऑफ एंटी इंग्लिश अलायंस, उसने क्या कर रही, मराठा और निजाम के साथ वापस से दोस्ती करी, अलायंस बनाया। और वहां पे ब्रिटिश कमांडर थे बेली, वो डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं। कौन हारता है, ब्रिटिश कमांडर कर्नल बेली। अब 1781 में क्या करता है, ब्रिटिश काउंटर अटैक करती है। तो इस बार कौन आता है उनका बन के, सर आयरे कूट। ये वही आयरे कूट है जिन्होंने 1716 में कार्नाटिक वॉर, थर्ड कार्नाटिक वगैरह स्टूडेंट याद हो तो आपको, बस्सी वाली, जो बस्सी वाली कहानी मैंने बताई थी आपको, तो वही ये आयरे कूट है स्टूडेंट, सर आयरे कूट। कुट सक्सेसफुली ब्रोक मैसूर अलायंस विद मराठा निजाम। उसने क्या किया, सबसे पहले तो मैसूर के अलायंस तोड़ दी मराठा और निजाम के साथ। 1782 में जब लड़ाई चल रही थी, हैदर अली रिकवर टेरिटरी, धीरे धीरे टेरिटरी रिकवर किया टेम्पररी। लेकिन होता क्या है, 1782 में से हैदर अली की मौत हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट, हैदर अली डाइड, मतलब मौत हो जाती है। टीपू सुल्तान बिकम द रूलर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को वहां का नया रूलर बना दिया जाता है मैसूर का। टीपू सुल्तान किसके बेटे थे, हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान। अब वॉर खत्म होती है तो फिर यहाँ पे एक और ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। फर्स्ट में कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, एम से याद रख सकता हूं मद्रास, फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में होती है। तो मतलब पीस रिस्टोर कर देते हैं, स्टेटस को एंटे, मतलब कि दोनों अपनी अपनी साइड को रिटर्न कर देंगे, जो भी लिए बोथ साइड रिटर्न ईच अदर टेरिटरी, जो भी उन्होंने एक दूसरे की टेरिटरी लिए उसको वापस कर दिया जाएगा। ओनली ट्रीटी वेयर ईस्ट इंडिया कंपनी साइन एन इक्वल टर्म्स विद एन इंडियन रूलर। ये ओनली ट्रीटी है जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इक्वल टर्म्स पे इंडियन रूलर के साथ साइन किया, इकलौती ट्रीटी है पूरे इतिहास में ये। तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ
मैंगलोर। चलिए स्टूडेंट आगे। अब पीरियड बिटवीन 1780 से 1719 के बीच में क्या होगा, क्योंकि थर्ड एंग्लो वार तो बाद में होती है, तो इस टाइम में क्या होता है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज होते हैं ब्रिटिश का। अगर इसी टाइम पे आप पढ़ते हो तो स्पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जो मैं आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा आपको, जिसे कि टाइटर कर देती है ब्रिटिश पार्लियामेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी यहाँ पे करते हैं रूल रेगुलेशन, उनको स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट कर देती है। और इंडिया में किसका आगमन हो जाता है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस का। कौन आता है इंडिया में अब, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, गवर्नर जनरल बन के। आने वाली क्लासेस में मैं आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा इनके बारे में। वहां पे अमेरिकन रेवोल्यूशन भी खत्म हो जाता है और ब्रिटेन हार जाती है वहां पे, डिफीटेड। ब्रिटेन किसको ब्लेम करती है अपनी हार का जिम्मेदार, फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस ने उनकी मदद करी थी। कौन पुश टू ए ब्रॉड एंटी टीपू विथ मराठा निजाम। अब कॉर्नवालिस क्या करता है, मराठा और निजाम के साथ दोस्ती कर लेता है। किसके साथ करता है कॉर्नवालिस दोस्ती, मराठा और निजाम। अब देखिए, आपने पूरी एक चीज कॉमन देखी होगी स्टूडेंट, कि बार बार मराठा और निजाम का बहुत बड़ा रोल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे डिप्लोमेसी का कितना बड़ा यूज है किसी भी लड़ाई को करने में, जीतने में। समझ गए स्टूडेंट्स। टीपू सुल्तान फॉरेन पॉलिसी। अब टीपू सुल्तान टर्की से मदद लेता है ऑटोमन एम्पायर से, और फ्रांस की भी हेल्प लेने की कोशिश करता है। अब यहीं से स्टार्ट होती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टूडेंट। अब बेसिक रीजन क्या था, इशू विद ट्रेवनकोर। होता क्या है कि ट्रेवनकोर एक हेड परचेज डिस्प्यूटेड टेरिटरी फ्रॉम डच। अब क्या करता है जो ट्रेवनकोर, ट्रेवनकोर का है केरला में, तो ट्रेवनकोर स्टेट था ना, उसने कुछ टेरिटरी खरीदी थी। किससे खरीदी थी, डच से। डच से उन्होंने टेरिटरी खरीदी, जिसमें टीपू क्लेम करता है कि ये टेरिटरी तो हमारी है, डच कैसे बेच सकते हैं, तो ये हमारी जमीन है। तो इस पे ही पूरा इशू थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है स्टूडेंट। समझ गए। ट्रेवनकोर हैड परचेज डिस्प्यूटेड टेरिटरी फ्रॉम द डच विच टीपू क्लेम्ड। समझ गए। टीपू अटैक करता है ट्रेवनकोर पे। ट्रेवनकोर सेल्फ, अब ट्रेवनकोर किसकी मदद लेता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद लेता है। तो रिजल्ट क्या होता है, द ब्रिटिश यूज्ड टीपू अटैक ऑन ट्रेवनकोर एज द प्रिटेक्स्ट टू लॉन्च द थर्ड एंग्लो मैसूर। और समझ गए। डेट याद रखना 1790 से 92। किस कारण होते हैं, ट्रेवनकोर के इशू के कारण। जो जमीन उनको डच बेचते हैं, उस पर टीपू बोलता है कि जमीन तो हमारी है। चलिए स्टूडेंट आगे। अब देखिए, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1790 से 92 तक। एक ट्रिपल अलायंस वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट टीपू सुल्तान। तो एक ट्रिपल अलायंस बनाई जाती है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और निजाम एक साथ थे। क्यों मैंने बताया था, लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने इनसे दोस्ती कर ली थी। पीरियड कब था, 1790 से 19। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं ठीक कर देता हूँ स्टूडेंट। 1792, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो कई बार टाइप वगैरह में है ना, एडिटर से मिस्टेक हो जाती है, तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो देख लेता हूँ, तो उसको ठीक कर लिया करो। क्योंकि आप भी देख लो, थर्ड वॉर इतनी लंबी थोड़ी ना चलेगी 1922। ये तो नेशनलिज्म का टाइम था, इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसी चीजें हो रही थी इस टाइम पे। तो टीपू यहाँ पे हार जाता है स्टूडेंट। टीपू सफर्ड मेजर डिफीट। तो फाइनल डिफीट होती है सेरिंगमपट्टनम में। कहा होती है, सेरिंगमपट्टनम में। ये जगह कहाँ पे, मैसूर में है स्टूडेंट। वहां पे वो हार जाता है फाइनली। और इसी से क्या होती है तीसरी ट्रीटी। पहली कौन सी थी, मद्रास। दूसरी थी मैंगलोर। तीसरी थी ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम। समझ गए स्टूडेंट, कब होती है, तीसरी ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम। तो इसमें क्या क्या दिया जाता है, हाफ ऑफ द मैसूर टेरिटरी सीडेड टू ट्रिपल अलायंस। अब जो आधी टेरिटरी थी मैसूर की, वो इन तीनों अलायंस को बांट दे दी जाती है। तो क्या क्या था उसमें देख लीजिए एक बार। ब्रिटिश बारह महल, दिंदुगल और मालाबार कोस्ट, ये तीनों जगह कौन ले लेता है, ब्रिटिश ले लेती है। कौन कौन सी, बारह महल, दिंदुगल और मालाबार। मराठों को क्या होता है, जो भी तुंगभद्रा रिवर के रीजन अराउंड था वो सब मराठा ले लेते हैं। और जो भी कृष्णा के बियॉन्ड थे पेनार तक, वो कौन ले लेता है, निजाम ले लेते हैं। समझ गए स्टूडेंट। तो ये सारी ट्रीट मतलब रीजन बांट दिए जाते हैं। वॉर इंडेनिमिटी 3 करोड़ रुपए भी देने पड़ते हैं टीपू सुल्तान को, हट जाना कि भैया लड़ाई करी कितना नुकसान हुआ, तो 3 करोड़ देने पड़ते हैं किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसीलिए क्या करता है लॉर्ड कॉर्नवेलिस उसके दोनों बेटों को ले जाता है अपने साथ होस्टेज बना के, कि बोला 3 करोड़ दे देना और अपने बेटों को ले जाना। टीपू आर डिफीटेड एंड ह्यूमिलेटेड बट रिमेन रूलर ऑफ रिड्यूस मैसूर। वो हार भी चुका था, बेइज्जती भी हो गई थी, लेकिन फिर भी जो आधा राज्य बता था उसका अभी भी वो राजा था। समझ गए स्टूडेंट। चलिए आगे। अब देखिए, पीरियड बिटवीन द 1792 से 99, क्योंकि 99 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होगा, तो इस टाइम पीरियड में क्या चल रहा था, तो ये बोला जाता है कि पीस पीरियड था, शांति वाला पीरियड था। क्योंकि 1793 से 98 के बीच में जो आते हैं जनरल जॉन शोर, तो वो पॉलिसी होती है नॉन इंटरवेंशन की। क्या होती है,
नॉन इंटरवेंशन मतलब कि शांति से रहना है, किसी में इंटरफेयर नहीं करना है। फिर 1798 में आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बन के, जिनकी पॉलिसी होती है एग्रेसिव एक्सपेंशन, और ये एक रूल लेके आते हैं जिसका नाम है सब्सिडरी अलायंस। क्या होता है स्टूडेंट? सब्सिडरी अलायंस। आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको वो, तो अभी इतना समझ लीजिए सब्सिडरी अलायंस एक नई पॉलिसी लेके आता है। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में कौन लेके आया था। अब वेलेस्ली एक्शन अगेंस्ट टीपू सुल्तान, सब्सिडरी अलायंस प्रेशर, वेलेस्ली सेंट अ लेटर। भैया वेलेस्ली साहब ने लेटर लिखा किसको? टीपू को, कि भैया सब्सिडरी अलायंस में आ जाओ, है ना। तो उसने मना कर दिया, है ना। उसने फ्रेंच से कांटेक्ट करने की कोशिश की, टर्की से हेल्प लेने की कोशिश की, किसने? टीपू सुल्तान ने। टीपू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस, वेलेस्ली कंसिडर डिफेंस एज जस्टिफिकेशन फॉर वॉर। तो समझ में आ गया, वेलेस्ली को ये मना कर रहा है तो हमें वॉर करनी पड़ेगी। तो इसी कारण क्या हुआ? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1799 में। क्यों हुई? क्योंकि सब्सिडरी अलायंस के लिए मना कर दिया था टीपू सुल्तान ने। इस लड़ाई के बाद वैसे कुछ वो नहीं होगा, ट्रीटी नहीं होगी स्टूडेंट। ये देखिए बस खत्म होने वाले हैं स्टूडेंट, लास्ट स्लाइड है। तो फाइनल बैटल कब हुई है? 1799 में। इससे सेरिंगमपट्टनम फॉल हो गया, टीपू सुल्तान मर जाता है अपने फोर्ट को बचाते हुए। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कहानी है स्टूडेंट। टीपू सुल्तान आखिरी तक लड़ता है, और है ना, यहाँ पे मतलब आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे ना, तो वहां पे एक ड्राइंग मिलती है कि मतलब एक टीपू सुल्तान ने ड्राइंग बना, मतलब ड्राइंग क्या थी, एक खिलौना टाइप का था उसका, जहाँ पे देखेगा शेर को फाड़ के खा रहा है, देखना। तो ऐसे ही दिखाया गया कि टीपू सुल्तान कितना पावरफुल था। मार्क द एंड ऑफ मैसूर रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन से यहाँ पे मैसूर खत्म होता है। उसका क्या था? ब्रिटिश स्टेट में निजाम ऑफ हैदराबाद स्मॉल पोर्शन रिटेन मैसूर स्टेट अंडर वडियार। छोटा सा पोर्शन किसको दे दिया जाता है? वडियार डायनेस्टी को। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल सरप्राइज द पॉलिटिकल सेटलमेंट करते हैं। रिस्टोर्ड वडियार डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया जाता है मैसूर में। कृष्ण राजा वडियार थर्ड को थ्रोन पे राजा बना के बिठा दिया जाता है, और सब्सिडरी अलायंस के अंदर आ जाते हैं। वो किसके अंदर आ जाते हैं? सब्सिडरी अलायंस। मैसूर फॉर्मली ब्रोक अंदर सब्सिडरी अलायंस। लेटर क्या होता है 1831 का? याद रखना कि मिस गवर्नेंस के करते चलते विलियम बेंटिक ने मैसूर को अपने कंट्रोल में ले लिया पूरी तरह से। कब लिया था? 1831 में। याद रखना, विलियम बेंटिक। एक एक गवर्नर पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट। 1881 में क्या होता है? मैसूर को रिस्टोर कर दिया जाता है वापस से। समझ गए स्टूडेंट? अब कुछ देखेंगे टीपू सुल्तान एज ए रूलर उसने क्या क्या चेंजेस किए थे। तो देखिए पॉलिटिकल अथॉरिटी और टाइटल। एक तो इन्होंने सेंट्रलाइज मोनार्क का मतलब पावरफुल राजा था, ऑफन डिस्क्राइब्ड इन एनलाइटेड। अपने आप को टाइटल देता है पातशाह का। किसका देता है? पातशाह का टाइटल देता है अपने आप को। खुतबा भी हर फ्राइडे पढ़ाया जाता था खुद के नाम पे। रॉयल ऑर्डर भी इशू करता था खलीफा के नाम पे, क्योंकि खलीफा से रिकमेंडेशन लेके आया था स्टूडेंट। अब ये खलीफा अली खान, आप मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ना। एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या क्या किया? नया कैलेंडर जारी करता है, सिक्के जारी करता है, वेट एंड मेजर्स लाता है, यूनिफॉर्मिटी लेके आता है, इरिगेशन से कैनाल टैंक्स बनवाता है एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, नई नेवी बनाता है, स्ट्रेंथ करता है मेरी टाइम ट्रेड को, डिफेंस को, और जागीरदारी ग्रांट्स को अबोलिश कर देता है स्टूडेंट। रिड्यूस द पावर ऑफ ओलिगार्की की पावर्स को भी सप्रेस करता है। रिओर्गेनाइजेशन इन ट्रेड ऑफ मैसूर आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंस बाय फ्रेंच टेक्निक से, मतलब अपनी आर्टिलरी जितनी भी थे उनके पास गोला बारूद वगैरह, उनको स्ट्रॉन्ग करता है। फ्रेंच एस्टेब्लिश जैकोबियन क्लब से भी मतलब हेल्प लेता है। अब इस जैकोबियन क्लब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम निकल के आते हैं ये। आई थिंक इनकी डेट भी इतनी होती है 1793 के लगभग, शायद आप पेपर देख लेना वर्ल्ड हिस्ट्री में। प्लांटेड एक ट्री लगाता है, ट्री ऑफ लिबर्टी। कहां पे लगाता है? सेरिंगमपट्टनम में लगाता है। तो सारी उनकी मतलब रहती है ना। फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी थी, फ्रांस से मदद लेता है, ओटोमन से, ईरान, म्यांमार से, और एंटी ब्रिटिश कोलेशन बनाता है एशिया में। उसके अलावा हिंदूज को भी पेट्रोनाइज करता है। खुद हिंदू नहीं था लेकिन हिंदू को पेट्रोनाइज करता था। जैसे होता है कि एक श्रृंगेरी शारदा पीठम मंदिर था, मतलब वहां माता का, वहां पे तोड़ फोड़ कर देते हैं लोग, तो वहां पे रिस्टोर के लिए पैसा भी देता है और इंस्टॉल करता है गोडेस शारदा का आइडियल को। तो मतलब काफी रिस्पेक्ट थी इस चीज में भी उनकी। ओवरऑल देखे तो बहुत पावरफुल था, मॉडर्नाइज और एंटी कॉलोनियल रूलर था, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ था। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेटर और मिलिट्री रिफॉर्मर भी माना जाता है, और डिप्लोमेसी काफी अच्छी थी इनकी। और ये एक बेसिक क्वेश्चन कई बार ऐसी चीजें पूछी जाती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था अंडर टीपू सुल्तान ने, उनके नाम। तो देखो चचेरी से आपको याद रखना है, ये किसके अंडर आएंगे सारे? चचेरी। देखिए अगर चचेरी वर्ड आ जाए तो ये समझ लेना है कि मैसूर डायनेस्टी के ही कोई ना कोई पद था।
जैसे बोलता है मीर असफ चचेरी होगा तो क्या, रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड। मीर मिरान होगा तो मिलिट्री हेड, मिरान से मिलिट्री, मी तो मीर मिरान से कर सकते हो, मीर मिरान। मलिकुत तुज्जर चचेरी कॉमर्स डिपार्टमेंट का था। मीरियम चचेरी मेराइन डिपार्टमेंट का, क्योंकि तुम जानते हो पानी का मतलब कोस्टल एरिया का तो इंपोर्टेंट था मरीन डिपार्टमेंट की। और मीर खाजिन तो ट्रेजरी और मिंट खजाना से खाजिन ट्रेजरी याद रख सकते हो। मीर मिरान से मिलिट्री। बचा मीर असफ, तो आप जानते ही हो, सब रेवेन्यू और फाइनेंस कई बार आ चुका है सब। बाकी दो याद रखने हैं, मलिकुत तुज्जर कॉमर्स डिपार्टमेंट और मीरियम मरीन डिपार्टमेंट। तो ये अपने यहाँ पे खत्म होता है स्टूडेंट कॉन्केस्ट ऑफ मैसूर। पूरा आपने आज पढ़ लिया डिटेल के अंदर, ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, एक वीडियो में आप पूरा कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीवाईक्यू लेके आऊंगा जिसमें मैसूर, और मैसूर के साथ हमने लास्ट क्लास बंगाल, बंगाल मैसूर के एक साथ अपन पीवाईक्यू करेंगे, तो आप वो वीडियो देखना पहले से पहले, लेकिन ये वीडियो आप कंप्लीट करना। लाइक कमेंट शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक डाला हुआ है स्टूडेंट। थैंक यू।